DKT UPSC CSC। अगर आप केवल सिविल सर्विस परीक्षा के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें DKT UPSC CSC चैनल। यहाँ आपको टॉपर्स के वीडियो रैंक के हिसाब से अरेंज मिलेंगे। चैनल के लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम विशाल धाकड़ है और मैंने इस साल यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 39 हासिल की है और मैंने इस साल जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 में मिला के 458 स्कोर किया है, जो आई थिंक काफ़ी अच्छा स्कोर है। इसीलिए इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट आंसर राइटिंग स्ट्रेटजी ऑफ माइंड स्पेशली फॉर द जीएस पेपर 1, 2, 3, 4। सो अगर हम बेसिक्स आंसर राइटिंग की बात करें कि आंसर राइटिंग स्टार्ट कैसे करनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी एस्पिरेंट्स इस डिलेमा में रहते हैं कि आंसर राइटिंग स्टार्ट कब करें, कैसे करें और कितने समय बाद करें। सो आई वुड सजेस्ट कि जब आप एनसीईआरटीज़ पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो एनसीईआरटी पढ़ने के साथ साथ ही मैं ऐसा करता था स्टार्टिंग में कि एनसीईआरटी का कोई एक चैप्टर पढ़ा तो उसके पीछे जो एक्सरसाइज रहती थी उसी के क्वेश्चंस को आंसर के फॉर्म में उनके क्या आंसर्स हो सकते हैं वो लिख लेता था। ये एक बहुत ही बेसिक लेवल की आंसर राइटिंग स्ट्रेटजी है कि जहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। बिकॉज जो नए एस्पिरेंट्स हैं जो शुरू में तैयारी करना स्टार्ट किया है उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट है टू स्टार्ट आंसर राइटिंग विथ यूपीएससी सीएससी मेंस पेपर्स। वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं और उतनी आसानी से उनको आंसर दे पाना बहुत मुश्किल। तो आप ये स्ट्रेटजी फॉलो करके आपकी आंसर राइटिंग बेसिक से स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ जो आंसर राइटिंग में इम्पोर्टेंट होती है हर आंसर में जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 में, वो होती है स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर। स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर से मेरा यहाँ मीनिंग है इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन। दो यूपीएससी हैज़ नॉट डिस्क्लोज कि किस बेसिस पे मार्क्स मिलते हैं या इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन के सेपरेटली मार्क्स होते हैं या नहीं, बट टॉपर्स की जब आप आंसर कॉपीज़ देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो क्लियरली इंट्रो अलग लिखते हैं, बॉडी अलग लिखते हैं और कंक्लूजन अलग। तो ये होता है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर जो हमें हर क्वेश्चन में फॉलो करना ही करना है। इवन अगर आपको आंसर नहीं भी आ रहा है, आप अगर ब्लफ कर रहे हैं, आप कुछ भी लिखने की कोशिश कर रहे हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि आप ये स्ट्रक्चर फॉलो कीजिए। बिकॉज समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि एग्जामिनर उतने अच्छे से चेक ना करे और अगर आप इस तरीके से स्ट्रक्चर फॉलो करके चीज़ें सिस्टमेटिकली लिख रहे हैं तो यू मे गेट सम मार्क्स इवन इन दोज क्वेश्चन जहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन या ज़्यादा पता नहीं। सो ये स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर है। फिर स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर में ही एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट होती है कि डिमांड ऑफ द क्वेश्चन फुलफिल करना है आपको। बॉडी मीन्स डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। नाउअडेज अभी क्या होता है, 2017-18 से पहले क्या होता था, जो एस्पिरेंट मेंस में 20 के 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते थे, देयर वर वेरी हाई चांसेस कि वो इंटरव्यू कॉल के लिए उनका इंटरव्यू कॉल ज़रूर आएगा। लेकिन आजकल क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स आर अटेम्प्टिंग 20 क्वेश्चंस बट दे गिव like they ask why they are not getting the interview calls. The reason is that they are not fulfilling the demand of the question. Just writing 20 answers, anything in them is not making any sense. So I would suggest कि मैंने जो अपने 3 अटैम्प्ट में ऑब्जर्व किया, फर्स्ट में मैंने 3 बार मेंस लिखा कि आप अगर डिमांड ऑफ द क्वेश्चन बहुत अच्छे से फुलफिल कर रहे हैं, जो पूछा है वो लिख रहे हैं, तो आपको काफ़ी अच्छे चांसेस हैं कि मार्क्स अच्छे मिलेंगे। इसके अलावा अगर स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं, आपने इंट्रो लिखा, उसमें बॉडी में आपने डिमांड ऑफ द क्वेश्चन फुलफिल की, उसके बाद आप लिखेंगे कंक्लूजन। कंक्लूजन से पहले आप वे फॉरवर्ड लिख सकते हैं इफ़ अगर डिमांड ऑफ द क्वेश्चन फुलफिल करने के बाद भी आपके पास इनफ स्पेस बच जाता है और टाइम भी बच जाता है कि आप कुछ और लिख सकें, तो आप वे फॉरवर्ड लिख सकते हैं। वे फॉरवर्ड इसलिए प्रेफर किया जाता है लिखना क्योंकि वे फॉरवर्ड एक आपको बहुत डिस्क्रिप्शन पावर देता है कि आप वो चीज़ें जो इवन पूछा नहीं गया वो लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर क्वेश्चन है सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई, तो आप वे फॉरवर्ड में अगर नहीं भी पूछा तो लिख सकते हैं कि वी नीड टू इम्प्लीमेंट द गुलशन राय कमेटी रिकमेंडेशंस
We need to look upon the latest security related policies which are there in the Western countries. So which are in the Israel, etc. So you can mention best practices, committees, reports, and examples which are not fitting in the demand of the body in way forward. After way forward, conclusion is to be written. So conclusion and intro must be catchy in the nature. So after discussing the structure, we will be discussing what to write in the intro and conclusion. So this is the structure of the answer, that you need to focus on the demand of the question. You need to write in the intro, body, and conclusion format. If the time and space permits, you can also write the way forward. After that, now we will discuss intro and conclusion, that what should be written in the intro and conclusion. So in intro, we can write the context of the question. Suppose the question is that in India we are facing immigration policies, immigration issue a lot. So comment. So in this question, we know that the context of the question is with respect to COVID-19, or we can relate it with COVID-19. So we can start our answer that during COVID-19 crisis, Indian workers face a lot of difficulties in respect to transport, etc. So you can relate the question with respect to the context. Other than that, you can also write fact or any stat, or the name of the committee, or the name of any report and facts included in it, or any survey, or any example, or any case study in your introduction. In conclusion also, you can quote the same things. Other than that, in conclusion, you can relate your answer with sustainable development goal, with any world best practice, or any quotation of any scholar, or with respect, or you can connect it with anything which happened in recently, or you can connect it with the constitution, you can connect it with the fundamental right, you can connect it with DPSP or preamble. For example, if the question is respect to the women empowerment, in conclusion you can write that we can only fulfill the demands of Article 15 and 16 if we will provide the equal respect, equality of opportunities for the women. So in this way, you can quote FR, DPSPs, preambles, etc. in your conclusion, and also sustainable development goal and other things. So after discussing structure and intro and conclusion, now we will discuss about the how to make your answer holistic in the nature. So for that matter, you need to subcategorize the answer. Subcategorization can be in different ways. For example, if the question is related to economy, you can subcategorize the answer into agriculture, services, and industries. Giving example, like if the question is, let's say that how COVID-19 has impacted the India's economy. So in answer, just one approach is to write 5-6 points that how COVID-19 has impacted India's economy. The other comprehensive way is to write how COVID-19, like we can subcategorize into agriculture, how COVID-19 has impacted agriculture, how COVID-19 has impacted industries, how COVID-19 has impacted the service sector. So in this way, it looks more holistic. For example, if the question is related to vulnerable sections, that for instance, the vulnerable sections in India are facing a lot of difficulties with respect to the culture of our country or the political environment of our country. If the question is like such that, so vulnerable section, instead of writing 7 to 8 points, you can subcategorize it. Like vulnerable section include poor, farmers, women, disabled, old age, or senior citizen. So in this way, it looks more holistic, that you are covering a lot of dimensions. So that shows the diversity in your answer, comprehensiveness and holisticness in your answer. So after discussing that, we will discuss about the role of the presentation in your answer. Because if content is the king, then presentation is always the queen. So
here presentation does not mean that you need to write in a beautiful handwriting, because many aspirants say कि उनकी writing इतनी अच्छी नहीं है, इतने अच्छे से वो सजा सजा के नहीं लिख पाते. बट मेरे साथ भी ऐसा था, मेरी इतनी अच्छी हैंडराइटिंग नहीं थी, बट आई स्कोर्ड गुड रैंक AIR 39. सो व्हाट आई सजेस्ट कि प्रेजेंटेशन का यहाँ मतलब होता है कि आपके आंसर्स में नीटनेस है, काटा पीटी नहीं है, वर्ड्स क्लियरली विजिबल हैं, कहाँ क्या लिखा है क्लियरली विजिबल है, एक पॉइंट के नीचे दूसरा पॉइंट है, दूसरे के नीचे तीसरा है, टेढ़ा आड़ा आप नहीं लिख रहे हो, जहाँ डायग्राम बन सकता है, जहाँ नेसेसरी है डायग्राम, वहाँ आप डायग्राम बना रहे हो, छोटा डायग्राम बना रहे हो, नीटनेस क्लीनलीनेस के साथ डायग्राम्स बना रहे हो, हेडिंग्स को आप प्रॉपरली शो कर रहे हो, पता चल रहा है कि कहाँ से दूसरी हेडिंग स्टार्ट है, और डायग्राम्स आप ब्लैक पेन से बना सकते हो, क्लियरली विजिबल हो रहा है कि इंट्रो कहाँ ख़त्म है, बॉडी कहाँ स्टार्ट है और कंक्लूजन कहाँ है. तो ये प्रेजेंटेशन हो जाती है. प्रेजेंटेशन इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज सी द एग्जामिनर इज़ not of our age. He or she would definitely be more than I think 50 or 40. So उसको हमें ईज़ कराना है कि उसे पढ़ने में आसानी हो, बिकॉज वो इतनी सारी कॉपियाँ चेक कर रहा है ऑलरेडी. ही और सी हैज़ अ लॉट ऑफ वर्क टू डू और काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड है. सो द क्लैरिटी ऑफ थॉट्स एंड प्रेजेंटेशन मस्ट बी वेरी क्लीन, कि दिखना चाहिए कि हाँ क्या क्या लिखा है, कहाँ क्या लिखा है, जिससे कि काफ़ी ईज़ हो एग्जामिनर के लिए. So that is why presentation is important. उसके अलावा स्पेशली अगर हम डायग्राम्स की बात करें, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं कि आंसर राइटिंग में डायग्राम्स का क्या रोल है या कितने डायग्राम्स बनाने चाहिए, तो फर्स्ट आई वुड सजेस्ट कि नेसेसरी नहीं है कि आप डायग्राम्स बनाओ तो ही अच्छे मार्क्स मिले. बट जहाँ पे आपको लग रहा है कि बहुत अच्छी तरीके से डायग्राम फिट हो रहा है, कहीं पे इंडिया का मैप, वर्ल्ड का मैप या कोई फ्लो चार्ट है जो बहुत अच्छी तरीके से उस आंसर में फिट हो रहा है, तो बिल्कुल आप बनाइए. सेकंड थिंग, अननेसेसरी स्पेस कंज्यूम नहीं करना चाहिए डायग्राम. ऐसा एग्जामिनर को फील ना आए कि ये केवल पेज भरने के लिए डायग्राम्स बना रहा है. थर्ड थिंग, यू कैन ऑल्सो मेंशन द डायग्राम नंबर, लाइक फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2, दैट सो कि आप काफ़ी होलिस्टिक तरीके से चीज़ें लिखते हो, बहुत सिस्टमेटिकली लिखते हो, तो एग्जामिनर को उसका काफ़ी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है. तो इस तरीके से, और डायग्राम को फिगर, आप जब फिगर नंबर 1 ऐसे मेंशन कर रहे हैं तो लिखिए भी कि डायग्राम किससे रिलेटेड है. और अगर आप मैप बना रहे हैं तो प्लीज़ उसे लेबल ज़रूर कीजिए कि आप क्या शो करना चाह रहे हैं. जस्ट ड्राइंग अ मैप विल नॉट सर्व द पर्पस. सो ये है डायग्राम से रिलेटेड स्ट्रेटजी. इसके अलावा एक जो इम्पोर्टेंट रोल रहता है स्पेशली इन GS आंसर्स की, जब हम आंसर राइटिंग्स करते हैं, तो कीवर्ड्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है. अगर आपके पास बहुत अच्छे कीवर्ड्स हैं तो आप अपने पॉइंट्स को काफ़ी छोटा कर सकते हैं, क्योंकि ये कई बार क्वेरी स्टूडेंट्स की आती है कि टॉपर्स अपने जो पॉइंट्स हैं वो 2-2 लाइन में लिख देते हैं, बट जनरल एस्पिरेंट्स उसको एक्सप्लेन करने में 4-5 लाइन लगा देते हैं. तो व्हाट शुड दे डू? तो आई वुड सजेस्ट कि आप कीवर्ड्स कुछ कलेक्ट कर लीजिए हर जो टॉपिक है या हर सब्जेक्ट है उस पर. जैसे सोसाइटी में अगर मैं एग्जांपल दूं तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, गिटोइजेशन, patriarchy, social ladder, all these we have a lot of keywords in society. In security also we have a lot of keywords. अगर हम वो keywords के basis पे आंसर अपना लिख रहे हैं तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होते हैं वो कीवर्ड्स, तो हमें 3-4 लाइन उनको एक्सप्लेन करने में वेस्ट नहीं करना होता, जिससे कि क्या होता है कि आंसर्स में हम काफ़ी और चीज़ें भी लिख सकते हैं, अपने पॉइंट्स को सब्सटेंशिएट करने में कोई फैक्ट वैक्ट डाल सकते हैं. बट आप अगर एक कीवर्ड्स की जगह कोई चीज़ एक्सप्लेन, जैसे सन मेटा प्रेफरेंस है, अगर आपको कीवर्ड्स नहीं पता, आप एक्सप्लेन उसको करके लिख रहे हो, तो इट विल टेक 3 लाइन, अदरवाइज वो एक वर्ड है. तो दैट इज़ वाई द रोल ऑफ कीवर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन GS आंसर्स. अब मैं अपनी कुछ जनरल एडवाइजेस दूंगा कि मैं क्या और सजेस्ट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू आंसर राइटिंग. सो सम ऑफ माय जनरल एडवाइजेस आर कि पहले तो आप मॉक्स, अगर आपकी स्पीड स्लो है आंसर राइटिंग, तो आप इतने मॉक्स लगाइए कि आप जो पेपर है वो 3 घंटे में कंप्लीट करने की कैपेबिलिटी में आ जाएं. उसके अलावा आप अपने पेन्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं.
जैसे काफ़ी एस्पिरेंट्स का ये क्वेश्चन रहता है कि टॉपर्स कौन से पेन यूज़ करते थे, सो एवरी बडी यूज़ डिफरेंट पेन्स अकॉर्डिंग टू हिज और हर सुटेबिलिटी और उसका हाथ कहाँ फिट बैठता है. सो इन माई फर्स्ट अटैम्प्ट आई यूज्ड वन जेल पेन ट्राईमैक्स, लेकिन उसकी मुझे लगता है उस इतनी तेज़ उससे लिख नहीं पाते. सो दैट इज़ आई थिंक वन ऑफ द रीज़न कि मेरे काफ़ी क्वेश्चंस छूटे थे इन माई फर्स्ट अटैम्प्ट कि मैं पेन अच्छे से सिलेक्ट नहीं कर पाया था. इन माई सेकेंड अटैम्प्ट आई यूज्ड वन बॉल पेन और ग्लाइसर बॉल पेन, बट उससे काफ़ी एक टाइम बाद जब 2 घंटे लिख लो आप तो काफ़ी इंक वो छोड़ने लगता है. सो कॉपी में प्रेजेंटेशन आपकी काफ़ी ख़राब हो जाती है. इन माई थर्ड अटैम्प्ट आई यूज़ पेंटल 0.7 जेल पेन, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा. एक तो वो थोड़ा मोटा है तो आपका पेज भरने में काफ़ी आसानी होती है और इंक बहुत अच्छी तरीके से वो निकालता है बारीक और काफ़ी स्मूथ है. तो मुझे पेंटल जेल पेन स्पेशली काफ़ी पसंद आया लिखने में, और आंसर राइटिंग में भी मुझे लगता है उसने मेरी हेल्प की, इम्प्रूव की आंसर राइटिंग स्पीड. और कुछ जनरल एडवाइसेस मैं अगर आंसर राइटिंग स्पेसिफिक दूँ तो मैं 15 मार्क्स के क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देता था, बिकॉज आई पर्सनली फील कि उसमें ज़्यादा स्कोर करने का स्कोप है. सो आई यूज़ टू अटैम्प्ट फ्रॉम फर्स्ट टू फिफ्थ क्वेश्चन एंड आफ्टर 11 to 20 क्वेश्चन, फिर 6 से टेक ए 10th क्वेश्चन. फर्स्ट टू फिफ्थ क्वेश्चन बिकॉज उसमें एग्जामिनर पे आपको इम्प्रेशन सेट करना है कि हाँ मुझे अच्छी तरीके से आता है, और अगले जो आंसर सब्सिक्वेंट आंसर्स रहेंगे वो भी आप अपने गौर से पढ़िए. सो इसलिए फर्स्ट टू फिफ्थ क्वेश्चन में आप थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं. 6 to 10th जो क्वेश्चंस रहते हैं वो काफ़ी छोटे क्वेश्चंस रहते हैं, इट इज़ वेरी इजी टू डेसिफर देम. सो वो काफ़ी इजी रहता है उनको टैकल करना, तो आप उनको लास्ट के लिए छोड़ सकते हैं. फ्रॉम 11 to 20 क्वेश्चन जो 15 मार्क्स के क्वेश्चंस रहते हैं उसमें छकाछक 3 पेज भरिए आप, जो पूछा है वो लिखिए, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन फुलफिल कीजिए, और अगर आप उनमें जस्टिस कर रहे हैं तो 8 से 9 मार्क्स मिलने के उनमें चांसेस हैं आउट ऑफ 50. इसके अलावा एक जो क्वेश्चन काफ़ी रहता है कि अगर कोई क्वेश्चन है जो नहीं आ रहा है, जिसमें आंसर अच्छे से नहीं पता, तो उसको कैसे हैंडल करें, क्या उसका आंसर लिखना चाहिए एग्ज़ाम में या नहीं. सो आई वुड सजेस्ट कि आप ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए लास्ट में, बिकॉज आई पर्सनली ऑब्जर्व कि लास्ट में दिमाग बहुत स्पीड से काम करता है. जब 3 घंटे ख़त्म होने वाले होते हैं, कुछ मिनट्स बचते हैं, तो काफ़ी स्पीड से दिमाग काम करता है. उस समय अलग ही तरीके से आपका जोश रहता है, तो आपको काफ़ी चीज़ें दिमाग में क्लिक करती हैं. दूसरी चीज़, आप अगर ऐसे क्वेश्चन में जिनमें आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आंसर क्या होगा, तो उसको बाइफरकेट कीजिए. जितना क्वेश्चन को तोड़ सकते हैं उतना तोड़ने की कोशिश कीजिए, ताकि आप एटलीस्ट कोई 1-2 पार्ट तो उसके अटैम्प्ट कर सकें और फिर उसमें इंटरलिंकेज कर सकें. तीसरी चीज़, आप अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, उसमें कुछ कीवर्ड्स मेंशन है. फॉर इंस्टेंस, अगर कोई क्वेश्चन है जो फेडरलिज्म से रिलेटेड है, बट आप क्वेश्चन को समझ नहीं पा रहे कि व्हाट द एग्जामिनर इज ट्राइंग टू आस्क, देन राइट ऑन फेडरलिज्म इटसेल्फ, क्योंकि आप एटलीस्ट उस पर तो कुछ ना कुछ आपको आता होगा. फिर उसके अलावा आपको अगर आंसर नहीं भी आता, अगर आप अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन के फॉर्मेट में ही अटेम्प्ट कीजिए, ताकि एग्जामिनर को थोड़ा नीटनेस और थोड़ा क्लैरिटी लगे कि हाँ उसने सिस्टमेटिकली लिखा है. फिर आप अपने फॉन्ट का साइज़ बड़ा कर सकते हैं अगर आप पेज फिल करना है बट यू डू नॉट हैव सफिशिएंट कंटेंट ऑन इट, और you can also make some diagrams if you want to fill the pages but you do not have time or sufficient content in it. या फिर आप पैराग्राफ फॉर्म में स्टार्ट कर सकते हैं पॉइंट की जगह, ताकि इजी आप पेज भर सकें. तो ये कुछ टिप्स हैं अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो कैसे टैकल करना है. उसके अलावा हम स्पेसिफिकली अगर GS 1, 2, 3, 4 में आंसर राइटिंग की बात करें, तो GS पेपर 1 में हिस्ट्री का जो सेक्शन है उसमें आप जितनी अच्छी तरीके से चीज़ों को रट लेंगे, छोटे छोटे नोट्स बना लेंगे, तो आंसर राइटिंग कर सकते हैं. इसमें मैं स्पेसिफिक फोकस देना चाहूँगा सोसाइटी से रिलेटेड क्वेश्चन में. मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि सोसाइटी से रिलेटेड क्वेश्चंस में काफ़ी स्कोप है मार्क्स ज़्यादा लाने का, क्योंकि एक तो वो क्वेश्चंस में आप काफ़ी एग्जांपल्स दे सकते हैं, काफ़ी बेस्ट प्रैक्टिसेस को डाल सकते हैं, तो ये काफ़ी आपको स्कोप देता है. फॉर एग्जांपल, अगर क्वेश्चन है कि हाउ ग्लोबलाइजेशन इज़ अफेक्टिंग द इंडियन कल्चर,
तो आप उसमें अगर फैमिली के बारे में लिख रहे हैं तो लिख सकते हैं कि जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली से अब आईपैड बेस्ड फैमिलीज आ गई हैं। इस तरीके से आप कुछ कीवर्ड्स, कुछ एग्जांपल्स, या फिर अगर क्वेश्चन है फॉर इंस्टेंस कि हाउ द सोशल वैल्यूज इन द फैमिली इरोडिंग इन द 21st सेंचुरी इन अर्बन एरियाज इन इंडिया, अगर इस तरीके से क्वेश्चन है तो कुछ आप अगर न्यूज़पेपर से एग्जांपल कलेक्ट कर पा रहे हैं। जैसे मैंने रिसेंटली पढ़ा कि एक बेटे ने अपने फादर को ही मार दिया बिकॉज उनकी थोड़ी आर्ग्यूमेंट हो गई थी इन दिल्ली। सो आप ये एग्जांपल डाल सकते हैं रिसेंट का अपने आंसर में। अगर फैमिली वैल्यू इरोजन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है सोसाइटी में, और सोसाइटी में आप इंट्रो वगैरह स्टार्ट किसी थिंकर से भी कर सकते हैं। जैसे कास्ट से रिलेटेड अगर क्वेश्चन है तो आप एम.एन. श्रीनिवासन या क्रिस्टोफी जेफर लॉट के किसी कोट से स्टार्ट कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम आई एम सेइंग दैट देयर इज़ वेरी थिन लाइन कि आपको कितने थिंकर्स कोट करने हैं, क्योंकि जीएस का आंसर थोड़ा जीएस जैसा ही लगना चाहिए। बट आप एक थिंकर इंट्रो में या कंक्लूजन में कोट कर सकते हैं, उससे थोड़ा लगेगा कि हाँ ये जो व्यक्ति है वो काफ़ी पढ़ के आया। अगर हम GS2 स्पेसिफिक की बात करें, दो मैंने ऑलरेडी एक और वीडियो DKT पे बनाई है GS2 से रिलेटेड स्पेसिफिक, क्योंकि इन GS2 आई स्कोर्ड 130 मार्क्स। तो भी आई वुड सजेस्ट कि आप कमिटीज़, आर्टिकल, फैक्ट्स, इन सब पे GS2 में काफ़ी ध्यान दीजिए। रिपोर्ट्स वगैरह, सर्वेज, NGOs वगैरह कहाँ क्या काम कर रहे हैं, कहाँ बेस्ट प्रैक्टिस है, तो आपको आंसर काफ़ी होलिस्टिक लगेगा और पॉइंट्स काफ़ी अच्छे से सब्सटेंशिएट हो पाएंगे। अगर हम GS3 की बात करें तो इन इकॉनमी स्पेशली ग्राफ्स का रोल काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे, अगर आप EPW या कई और वेबसाइट्स पे भी एडिटोरियल्स वगैरह पढ़ रहे हैं तो स्कॉलर्स काफ़ी चीज़ें इकॉनमी में ग्राफ से डिपिक्ट करते हैं। अगर मैं एग्जांपल दूं, जैसे पिछली साल अभी मेंस में क्वेश्चंस आए थे। फर्स्ट क्वेश्चन ही था कि हाउ GDP कैलकुलेशन ट्रेंड चेंज इन लास्ट 5 years। दिस आई थिंक आई एम नॉट श्योर अबाउट द एग्जैक्ट वर्ड्स, बट ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो उसमें मैंने एक छोटा सा ग्राफ बनाया था 5 साल में GDP ट्रेंड क्या रहा। दो वो बहुत ज़्यादा लिंक्ड नहीं था क्वेश्चन से, बट वो एक ग्राफ शो करता है कि हाँ मेरे को अवेयरनेस है, और वो काफ़ी देखने में भी अच्छा लगता है। उसके अलावा एक और क्वेश्चन था V-shaped और K-shaped इकोनॉमिक रिकवरी से रिलेटेड, उसमें भी मैंने ग्राफ बना के शो किया था। सो इकोनॉमी में आप इस तरीके से अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा वे है अटेम्प्ट करने का। उसके अलावा इन्वायरमेंट में आप करंट अफेयर्स पे काफ़ी ध्यान दीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस वहीं से लिंक्ड होके आते हैं। सेम सिक्योरिटी में भी न्यूज़पेपर्स में से काफ़ी एग्जांपल्स आप कलेक्ट कीजिए रिसेंट में। जैसे फॉर एग्जांपल कहीं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने रेड मारी, कहीं पे एम्बुश नक्सल रिलेटेड कोई हादसा हुआ, नॉर्थ ईस्ट में कोई इंसर्जेंसी हुई, तो वो रिसेंट एग्जांपल्स कलेक्ट कीजिए। रिसेंट एग्जांपल्स कलेक्ट करने का फ़ायदा ये है कि वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होते हैं। अगर आप 20 साल पुराना एग्जांपल लिख रहे हैं तो यू नीड टू एक्सप्लेन दैट एग्जांपल, लेकिन आप रिसेंट एग्जांपल लिख रहे हैं तो जस्ट इफ़ यू मेंशन जस्ट कीवर्ड तो वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होते हैं। अगर मैं एग्जांपल दूँ, अगर क्वेश्चन है कोई सॉफ्ट स्टेट से रिलेटेड कि इंडिया एक सॉफ्ट स्टेट बनता जा रहा है, मतलब स्टेट बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है, लोगों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तो आप अभी रिसेंट में एक पर्टिकुलर स्कीम से रिलेटेड प्रोटेस्ट हुआ था, उसका एग्जांपल दे सकते हैं। तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होते हैं, इनको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना आपको इन एग्जांपल्स को। अब हम अगर GS4 की स्पेसिफिक बात करें तो मुझे पर्टिकुलरली GS4 में ऐसा लगता है कि जो भी कीवर्ड्स मेंशन है सिलेबस में, उनकी डेफिनेशन आपके पास होनी चाहिए, और उनसे रिलेटेड एग्जांपल्स आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, और न्यूज़पेपर से, ज्योग्राफी से, हिस्ट्री से, पॉलिटी से आप कलेक्ट कर पा रहे हैं वो सारे एग्जांपल्स, उनको आप अच्छे से कलेक्ट कीजिए। उसके अलावा GS4 में स्पेसिफिकली आई वांट टू फोकस ऑन डिमांड ऑफ द क्वेश्चन मीट करो, बिकॉज आजकल क्या हो रहा है कि लोग, क्योंकि कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है हमारे पास GS4 में, तो कुछ भी लिखते हैं। और एग्जांपल में दूँ, अगर क्वेश्चन है कि हाउ ऑनेस्टी इज़ हेल्पिंग अ सिविल सर्वेंट इन हिज वर्क, अगर आप एग्जांपल कबीर का गांधी जी से रिलेटेड लिख रहे हैं इसमें, तो इट इज़ नॉट मेकिंग एनी सेंस। दो यू मे फिल 2 पेजेस, लेकिन वो कोई सेंस नहीं बना रहा है, लिंक नहीं हो रहा है, फिर आप एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते कि यू आर नॉट गेटिंग मार्क्स। सो डिमांड ऑफ द क्वेश्चन पे फुल फोकस कीजिए, कीवर्ड्स के स्टैंडर्ड डेफिनेशन और उन पे एग्जांपल प्रिपेयर कीजिए, और थ्योरीज़ पे फोकस कीजिए। थ्योरीज़ आई मीन टू से
यूटिलिटेरियन, डिओन्टोलॉजी, कांटियन एथिक्स या फिर अपनी इंडियन फिलोसफीज लाइक अद्वैत वेदांता, यू कैन रिलेट योर आंसर्स इन एथिक्स विद दीज थ्योरीज। इन कंक्लूजन में आप रिलेट कर सकते हैं। जैसे और भी मैं एग्जांपल दूँ तो इस्लाम का ब्रदरहुड कंसेप्ट, या फिर बाइबल का कोई भी इथिकल रिलेटेड थिंग, या फिर महाभारत से एग्जांपल्स, या कोई कनेक्ट आप कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आप आंसर को लिखेंगे तो वो काफ़ी होलिस्टिक लगता है। एट लास्ट अब हम केस स्टडीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि हाउ टू अप्रोच केस स्टडी इन जीएस पेपर 4। सो फर्स्ट आई वुड सजेस्ट कि आप केस स्टडी में जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको समझने की कोशिश कीजिए और उनके इंटरेस्ट को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप कोर्स ऑफ एक्शन होलिस्टिक तभी ले सकते हैं तब यू हैव आइडेंटिफाई ऑल द मेजर स्टेक होल्डर्स मेंशन इन द केस स्टडी और उनके इंटरेस्ट इन्वॉल्व। क्योंकि हमें किसी भी स्टेक होल्डर का इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है और साथ में किसी भी स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट को बहुत ज़्यादा तवज्जो भी नहीं देनी है, बैलेंस अप्रोच रखना है। दूसरी चीज़, केस स्टडी में हमेशा कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पे स्टिक रहिए। आपका कोई भी आर्ग्यूमेंट, कोई भी एक्शन कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। जैसे अगर क्वेश्चन है विमेन से रिलेटेड तो आप आर्टिकल 15 और 16 को हमेशा दिमाग में रखिए। अगर क्वेश्चन है बॉन्डेड लेबर से रिलेटेड या चाइल्ड लेबर से रिलेटेड तो फंडामेंटल राइट्स में जो प्रोविजंस हैं उनको दिमाग में रखते हुए अपने आंसर को फ्रेम कीजिए, अपने कोर्स ऑफ एक्शन को फ्रेम कीजिए। और कोर्स ऑफ एक्शन जब आप ले रहे हैं केस स्टडी में तो उसमें हमेशा ध्यान रखिए कि पहले आप अंडरस्टैंड करें इशू को, मतलब उसमें लिखिए कि इशू है क्या एक्चुअल में, क्या आप उसे अंडरस्टैंड कर पाए। फिर आप प्लान कीजिए कि आप करेंगे क्या, फिर अपना एक्शन बताइए कि मैं ये करूँगा। फिर उसके बाद जस्टिफाई भी कीजिए कि वाई यू हैव टेकन अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन। किसी थ्योरी से जस्टिफाई कर सकते हैं, डिओन्टोलॉजी, यूटिलिटेरियन, या फिर आप किसी कॉन्स्टिट्यूशन से जस्टिफाई कर सकते हैं, गांधीयन एथिक्स से जस्टिफाई कर सकते हैं कि दैट इज़ व्हाई आई हैव टेकन दिस पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन। इसके बाद कंक्लूड कीजिए कि बाय टेकिंग दिस कोर्स ऑफ एक्शन आई एम अपहोल्डिंग दीज वैल्यूज़ ऑफ बीइंग ए सिविल सर्वेंट। इस तरीके से आप कंक्लूड कर सकते हैं। तो ये रहा केस स्टडीज़ से रिलेटेड थिंग। एक और चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा केस स्टडीज़ से कि आप केस स्टडीज़ में काफ़ी होलिस्टिक अप्रोच अपनाइए। अगर मैं एग्जांपल दूँ, अगर चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड केस स्टडी है कि आप डीएम हैं और चाइल्ड मैरिज हो रही है कहीं पे और आप उसमें क्या एक्शन लेंगे, तो केवल आपका कोर्स ऑफ एक्शन ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं उस बच्ची को बचा लूँगा एंड चाइल्ड मैरिज नहीं होने दूँगा। आप उनको होलिस्टिकली एड्रेस कीजिए, क्योंकि चाइल्ड मैरिज से आप उसको बचा लेंगे लेकिन उसके बाद आपको उसको स्किल्स भी प्रोवाइड करानी पड़ेंगी ताकि वो एम्प्लॉयड हो सके, नहीं तो फिर से वो अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हो जाएगी। उसके अलावा और भी ऐसे इंसिडेंट हो सकते हैं पर्टिकुलर प्लेस में, तो आपको अवेयरनेस जनरेशन भी करानी है। पेरेंट्स की काउंसलिंग करा सकते हैं तो वो भी कराइए। अगर गर्ल ने पर्टिकुलर फिजिकल ट्रोमा या मेंटल ट्रोमा फेस किया तो उसको भी रिहेबिलिटेशन सेंटर में भेजिए। उसके अलावा कोई एक ऑफिसर आप अपॉइंट एडिशनल चार्ज पे अपॉइंट कर सकते हैं जो कि चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड अगर ज़्यादा इंसिडेंट्स आ रहे हैं तो वो केसेस देख के और आप कोई हेल्पलाइन नंबर इशू कर सकते हैं ताकि सुओ मोटो एक्शन भी लिया जा सके और लोग कंप्लेन भी कर सकें, एब्स्ट्रैक्ट कंप्लेन कर सकें विदाउट गिविंग देयर आइडेंटिटी ऑल्सो। या फिर लोग बच्चों के साथ मिलके कोई कैंपेन्स चला सकते हैं जिसमें कि आई होप आई मेक सम सेंस टू ऑल ऑफ यू, और आई होप कि आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। धन्यवाद।